पाठ में व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण स्पष्ट करती हूँ। आइए पहले देख लें व्यंजन। क ख ग घ अंग, च छ ज झ इय, ट ठ ड ढ अड़, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श ख स ह, छ त्र ज्ञ, श ड़ और ढ। ये इतने व्यंजन हैं। ये इतने व्यंजन हैं और इसको मैं पहले बता चुकी हूँ और फिर से एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं। क ख ग घ अंग को क वर्ग कहते हैं। च छ ज झ ञ को च वर्ग, समूह च का। ट वर्ग ट ठ ड ढ ड़ ट वर्ग में है। त थ द ध न त वर्ग में है। प फ ब भ म ये 5 का प वर्ग। तो इसी तरह इन 5 अक्षरों का एक एक वर्ग बना है और इन पांचों के पूरे वर्ग मिला के कितने हो जाते हैं? 25। इनकी संख्या 25। और मैंने ये बताया है कि ये 25 इनको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण करते समय हमारे मुख विवर से कहीं न कहीं जीवा स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। आगे य र ल व अंतस्थ व्यंजन कहे जाते हैं। इनको अर्ध स्वर भी कहते हैं और ये बताया जा चुका है कि इनका उच्चारण करते समय अंतस्थ इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका उच्चारण करते समय कई स्थान से सहायता लेनी पड़ती है, इसलिए ये अंतस्थ व्यंजन है और इन्हें अर्ध स्वर भी मानते हैं। ऊष्म व्यंजन श ख स ह ये 4 जो हैं ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख की हवा घर्षण से थोड़ी गर्म हो जाती है, इसलिए हम इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये 4 हैं छ त्र ज्ञ और श्र। इन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं और पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि क और श मिलकर के छ बना है, त और र मिल के त्र बना है, ज और इया मिलकर के ज्ञ बना है, श और र मिलकर के श्र बना है। तो ये दो व्यंजन वर्णों को मिला के बन रहे हैं, इसलिए इनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और अगर इनके उच्चारण स्थान में कहीं आपसे ये पूछ लिया कि छ का जो उच्चारण है क के बाद होता है कि क से पहले, तो नहीं, क और श मिलकर के छ बना है तो इसका स्थान क के बाद होगा। चलिए र और ढ ये नवनिर्मित वर्ण भी कहे जाते हैं, क्योंकि नए बनाए गए हैं। संस्कृत में इनका नहीं है, हिंदी में ड और ढ, ट वर्ग से ये 2 वर्ण लेकर के इनके नीचे जो है ये बिंदी लगा दी गई और इन्हें ड़ और ढ के रूप में कहा गया। तो इसलिए इसको हम द्विगुण, 2 गुण वाले हैं ना, ड भी कर सकते हैं प्रयोग और ढ भी, लेकिन थोड़ी समस्या आएगी कि कहाँ ड के रूप में प्रयोग करें और कहाँ ढ के रूप में प्रयोग करें। तो इसको आप अभी तुरंत समझ लीजिए, क्योंकि जब ये दोनों किसी शब्द के पहले आएंगे तब तो ये अपने पहले रूप में रहेंगे। जैसे डमरू, है ना, ये तब आएगा ऐसे। ढोलक, तब ये अपने पूर्ण रूप में रहेगा, पूर्व रूप में। और अगर ये दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर आता है तब ये इस रूप में रहेगा, जैसे कपड़ा,
पढ़ना। अब ये स्पष्ट हो गया होगा, ये द्विगुण व्यंजन है और इनका प्रयोग कैसे होता है ये मैंने आपको बताया। अब हम इसके उच्चारण, इसके भेद, व्यंजन का कई तरह से भेद किया जाता है, तो किन किन आधार पर किया जाता है इसको मैं स्पष्ट करती हूँ। देखिए, प्रश्न आ सकता है कि उच्चारण के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, या प्राण तत्व के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर इस तरह प्रश्न आता है तो दो तरह के होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। उच्चारण के आधार पर या प्राण तत्व के आधार पर दो तरह के व्यंजन होते हैं, एक है अल्प प्राण और एक है महाप्राण। अल्प प्राण व्यंजन वह व्यंजन है जिसमें कि कम समय लगता है। और ये देखिए, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और सारे अंतस्थ व्यंजन ये अल्प प्राण है। अब पहला तीसरा कैसे है ये आप समझ लें। जैसे क है तो ये पहला अक्षर होगा, ख है तो ये दूसरा, ग है तो ये तीसरा, घ चौथा वर्ण है, अंग पांचवा। ठीक है, इसी तरह च पहला, एकदम सामने सामने ये लिखा हुआ है। तो इस तरह आप देखिए, पहला, तीसरा, पांचवा, य र ल व। तो पहला, तीसरा और पांचवा, इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे जो प्राण तत्व हैं वो कम लगते हैं, इसलिए हम इसे अल्प प्राण कहते हैं। तो उच्चारण के आधार पर अल्प प्राण, महाप्राण। महाप्राण उसे कहेंगे जिसका उच्चारण करने में हमारी प्राणवायु जो है अधिक लगती है, अधिक समय लगेगा। जैसे देखिए, दूसरा, चौथा, श, श, स और ह, ये ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन और किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा, इनका उच्चारण जब हम करेंगे तो इसमें हमें अधिक समय लगता है। बोल के देखिए, क शीघ्रता से हो गया, ख थोड़ा अधिक समय लगा, थोड़ी अधिक शक्ति लगी। तो इस तरह इन्हें हम महाप्राण व्यंजन कहते हैं। अब उच्चारण के आधार पर, प्राण तत्व के आधार पर व्यंजन के कितने भेद हैं, तो अल्प प्राण और महाप्राण। इतनी सरलता से तो प्रश्न आएगा नहीं। प्रश्न तो आपके पेपर में ऐसे होगा कि कोई अक्षर उठा के दे दिया है 4 और उसमें एक अल्प प्राण का होगा, बोलेगा इसमें आप बताइए कि अल्प प्राण कौन सा है। तो आप इसको समझ करके कि पहला, तीसरा, पांचवा, देखिए इसमें कोई है तो वो अल्प प्राण है, या सारे अल्प प्राण दे दिए, एक उसमें महाप्राण का दे दिया। प्रश्न में आया कि आप बताइए कि इसमें अल्प प्राण कौन सा है, या कौन अल्प प्राण नहीं है, एक ही दिया महाप्राण। तो इस तरह आप पेपर को देख लें और उसके बाद उसका उत्तर दे देंगे। नाद की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं, तो नाद की दृष्टि से व्यंजन के 2 भेद होते हैं, घोषवर्ण और अघोषवर्ण। इसको प्रश्न में घोषत्व के आधार पर भी कह सकता है। घोष का अर्थ ही नाद है। नाद की दृष्टि से 2 तरह के व्यंजन हैं, घोषवर्ण और अघोषवर्ण। घोषवर्ण में देखिए,
उच्चारण में स्वर तंत्रियां जिसमें झंकृत होती हैं उन्हें हम घोषवर्ण कहते हैं। घोषवर्ण में नाद का प्रयोग होता है। वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, तो तीसरा ग हो गया, चौथा घ हो गया और ये अंग। इसी तरह सबका तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। इसमें एक चीज और ध्यान दीजिए, सारे स्वर वर्ण य, र, ल, व, ह ये घोष वर्ण होते हैं, क्योंकि इनको बोलने में हमारी स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं, इसलिए इन्हें हम घोष वर्ण करते हैं। फिर से देखिए, घोष वर्ण में तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, हर वर्ग का, ये जो 5 वर्ग हैं उनका तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सब घोष वर्ण है। और य, र, ल, व और ह ये घोष वर्ण है। दूसरा भेद है अघोष वर्ण, जिसमें स्वर तंत्रियां झंकृत नहीं होती, इसमें श्वास का प्रयोग होता है, उनको अघोष वर्ण कहते हैं। तो वर्ग का पहला, दूसरा क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ और ये तीनों श, श, श और स ये अघोष वर्ण है। इस तरह नाद की दृष्टि से पूछा तो घोष वर्ण, अघोष वर्ण, या इन वर्णों को दे दिया और कहा इसमें घोष वर्ण कौन सा है, अघोष वर्ण कौन सा है, तो आप इसको पढ़े रहेंगे तो वहाँ ध्यान देंगे तो समझ लेंगे। इसके अलावा एक चीज़ और समझिए कि ये पंचम अक्षर किसी भी वर्ग का जो 5वां अक्षर है, जैसे क वर्ग का अंग, च का इया, ट का अड़ा, त का न, प का म। अभी पिछले वीडियो में मैंने बताया अनुनासिक यमगणनम सूत्र से। तो ये जो पंचम अक्षर है इसको हम पंचम वर्णी वर्ण भी कहते हैं, पंचमाक्षर भी कहते हैं और अनुनासिक वर्ण कहते हैं। अनुनासिक वर्ण कहते हैं। इनका उच्चारण स्थान नासिका, और कहेगा कौन सा ये वर्ण है, तो अनुनासिक वर्ण है। अंग, ञ, ड़, न, म अनुनासिक वर्ण इन्हें कहते हैं। पंचम वर्णी पूछे तो भी पंचमाक्षर तो आप समझ रहे होंगे कि 5वां अक्षर है ये सब, और अनुनासिक वर्ण कहें तो भी अंग, ञ, ड़, न, म एक दे दिया होगा, पूछेगा किसमें अनुनासिक वर्ण कौन है, तो आप इसको पहचान लेंगे। आगे देखिए, व्यंजन का एक और वो है कि युग्मक व्यंजन, युग्मक व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। देखो जरा ध्यान से देखना बेटा, संयुक्त में छ, त्र, ज्ञ और श्र ये हम लोगों ने पढ़ा है। वैसे तो संयुक्त व्यंजन इन्हें कहते हैं, लेकिन अगर कहीं आप शब्द दे दिया और उसमें पूछा कि इसको कौन सा व्यंजन कहेंगे, जैसे संबल, तो यहाँ पर हमने क्या किया था, 2 व्यंजन को मिलाया, और जब 2 व्यंजन मिले तो जो बना उसे हमने संयुक्त व्यंजन किया। जैसे क और ये श, इन दोनों को मिलाया तो छ बन गया, इसीलिए तो इसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसी तरह जब कोई शब्द बना के आपसे पूछे कि इसमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है, तो संबल, यहाँ आप देखिए संबल, इसमें स्वर की सहायता नहीं लेनी पड़ रही है। एक म को, म व्यंजन को उसके पीछे वाले व्यंजन में मिला करके संबल बन गया। तो अगर इस तरह लिख करके पूछे कि कहाँ है संयुक्त व्यंजन, तो ये संयुक्त व्यंजन हो जाए। कठिन कर सकता है, घुमा सकता है, लेकिन आप समझ लें। और जैसे छोटे क्लास में शायद आप पढ़े हों, बच्चा, सच्चा, कच्चा, ऐसे करके पढ़े होंगे,
तो जब दो एक समान दो व्यंजन को एक साथ कहता है तो उसे युग्म कर दिया, जोड़ दिया ना, उसे युग्मकार जोड़ा ही होता है ना, उसे हम युग्मक व्यंजन कहेंगे। जैसे बच्चा, सच्चा, ऐसा आया, पत्ता, पता है ना, पत्ता, सब कुछ आया, तो इसे हम युग्मक व्यंजन कहेंगे। इस तरह व्यंजन का वर्गीकरण, व्यंजन को मैंने आपको समझाया। आप पेपर देते समय पूरा ध्यान दें और प्रश्नों का उत्तर सही दें, सफलता मिले। धन्यवाद।